नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। चर्चा में खरसावां नरसंहार। इस नरसंहार को कहा जाता है आजाद भारत का जालियांवाला बाग। आदिवासियों पर चलाई गई थी गोलियां। पूरे देश में परिवहन हड़ताल। हिट एंड रन मामलों के लिए बने नए कानून से ड्राइवरों में आक्रोश। शहरों में हुआ परिवहन ठप। और भारत ने लॉन्च किया अपना पहला पोलारिमेट्री मिशन। नाम है एक्सपोसैट। पता लगाएगा ब्लैक होल के रहस्य। आइए खबरों की शुरुआत करें। पूरी दुनिया 1 जनवरी को नए साल का जश्न मनाती है, लेकिन भारत में एक जगह ऐसा भी है जहां जश्न नहीं बल्कि शोक मनाया जाता है। वजह है खरसावां नरसंहार। साल था 1948। जगह है आज का झारखंड। यहां भी 1919 के जालियांवाला बाग जैसी घटना हुई थी। इस नरसंहार को आजाद भारत का जलियांवाला बाग नरसंहार कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं खरसावां नरसंहार की पूरी कहानी क्या है। दरअसल 1912 में बिहार और उड़ीसा प्रांत बनाने के लिए बंगाल प्रेसिडेंसी का ऑफिशियली विभाजन किया गया था। हालांकि इस नए प्रांत के भीतर अपनी विशिष्ट संस्कृति के साथ एक बड़ी आदिवासी जनसंख्या भी मौजूद थी। इनका अपना रहन सहन था और अपनी कुछ मांगे थी। मांग थी अपनी पहचान की। इस प्रकार 1912 में ही सेंट कोलंबा कॉलेज हजारीबाग में पहली बार एक अलग आदिवासी राज्य की मांग उठने लगी और अगले कुछ सालों में यह मांग जोर पकड़ने लगी। फिर साइमन कमीशन आया। वही साइमन कमीशन जिसे भारत में संवैधानिक सुधारों पर रिपोर्ट बनाने का अधिकार दिया गया था। साइमन कमीशन ने 1930 में इसे आधिकारिक मान्यता दे दी। साइमन कमीशन ने कहा, बिहार और उड़ीसा प्रांत सभी भारतीय प्रांतों की सबसे कृत्रिम इकाई है। इसका गठन 3 क्षेत्रों को एक ही प्रशासन के अंतर्गत लाकर किया गया था, जो न केवल भौतिक विशेषताओं में बल्कि कई सामाजिक, भाषाई और सांस्कृतिक विशेषताओं में भी स्पष्ट रूप से भिन्न है। लेकिन 1936 में जब उड़ीसा अलग हुआ, तब भी आदिवासियों की मांगे अनसुनी रह गई। 1938 में संघर्ष जारी रखने के लिए आदिवासी महासभा का गठन किया गया। इस आंदोलन में भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान जयपाल सिंह मुंडा सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे थे। यहां तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर आई खरसावां के उड़ीसा में विलय होने की समस्या। दरअसल खरसावां एक छोटी सी रियासत थी जिसका क्षेत्रफल 400 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम था। यह जमशेदपुर के पश्चिम में स्थित थी। आजादी के समय खरसावां ने पूर्वी भारत की 24 अन्य रियासतों के साथ भारत संघ में शामिल होने के लिए उड़ीसा राज्य में शामिल होने का फैसला किया, क्योंकि खरसावां और इसके पड़ोसी सरायकेला में हिंदी बोलने वालों की तुलना में उड़िया बोलने वाले लोग अधिक थे। लेकिन अधिकांश आदिवासियों ने इस विलय का समर्थन नहीं किया। ये आदिवासी बिहार में भी शामिल नहीं होना चाहते थे। इनकी सीधी सी मांग थी एक अलग आदिवासी राज्य, और इनकी मांग लगातार अनसुनी हो रही थी। फिर आया विलय का दिन, यानी 1 जनवरी 1948। विलय के विरोध में 1 जनवरी 1948 को खरसावां में एक विशाल बैठक बुलाई गई। जिस दिन विलय होना था, यह इस कस्बे में साप्ताहिक बाजार का भी दिन था। जयपाल मुंडा को खुद मौजूद रहना था और भीड़ को संबोधित करना था। मुंडा उस समय बहुत ही लोकप्रिय सितारे थे। इनकी झलक देखने के लिए 50,000 से अधिक आदिवासी खरसावां में एकत्र हुए। भीड़ में स्थानीय युवा और बूढ़े, पुरुष और महिलाएं, आसपास के गांव के लोग और सैकड़ों किलोमीटर दूर रहने वाले लोग भी शामिल थे। लेकिन इतिहास गवाह है कि जहां भीड़ जमा होती है, वहां समस्या तो आती ही है। भीड़ की विशाल संख्या और उत्साह ने उड़ीसा सैन्य पुलिस को डरा दिया। अब थोड़ा उस समय के सिचुएशन पर ध्यान दीजिए। ये वो वक्त था जब देश भर की रियासतों को भारत संघ में एकीकृत किया जा रहा था। कुछ रियासतें शांतिपूर्ण तरीके से भारत संघ में शामिल हो रही थीं, जबकि कुछ रियासतों के लिए ताकत आजमानी पड़ रही थी। पूरे देश में ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी जहां छोटी सी चिंगारी भी किसी भयानक घटना को अंजाम दे सकती थी। 1 जनवरी 1948 को ठीक ऐसा ही हुआ। इस दिन खरसावां एक पुलिस शिविर जैसा बन गया। यहां 50,000 लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। भीड़ ने अपनी मांगें उठाई और जयपाल मुंडा के आने का बेसब्री से इंतजार किया। इसके अलावा कई अन्य लोग पास के बाजार में खरीदारी भी कर रहे थे, लेकिन लोगों को जिस सितारे का इंतजार था वही नहीं आया। किसी कारणवश मुंडा उपस्थित नहीं हो सके। भीड़ बेचैन हो रही थी और काफी हद तक पुलिस से घिरी थी। अचानक पुलिस ने अपनी गन से गोलीबारी शुरू कर दी। लोगों पर लगातार गोलियां चल रही थीं। जब तक गोलीबारी रुकी, पूरा मैदान लाशों से पट गया था। जिस जगह पर नरसंहार हुआ उसके पास ही एक कुआं था और पुलिस ने उसमें लाशों को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया।
कुआं लाशों से भर गया तो बाकी लाशों को जंगल में ले जाया गया और वहां फेंक दिया गया। जो घायल हुए उनकी स्थिति ज्यादा और बदतर थी। सर्दी का मौसम था और लोग अधमरी हालत में ठंड में कांपते हुए वहीं पड़े रहे और मर गए। आपको यकीन नहीं होगा कि आज तक इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि नरसंहार में कितने लोगों की जानें गई। तत्कालीन उड़ीसा सरकार ने कहा था कि केवल 35 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि वास्तविक संख्या कहीं अधिक होने की संभावना है। पूर्व लोकसभा सांसद और कालाहांडी के अंतिम शासक पीके देव ने कहा कि कम से कम 2000 आदिवासी मारे गए थे। इस भयानक नरसंहार का आदेश किसने दिया था, कौन जिम्मेदार था, इस बारे में भी कोई स्पष्टता नहीं है। कई समितियां बनाई गई, जांच की गई, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं आई। पूरी दुनिया जलियांवाला बाग नरसंहार के खलनायक के बारे में जानती है, लेकिन खरसावां नरसंहार के पीछे के रेगनाल्ड डायर का आज भी पर्दाफाश नहीं हो पाया है। आज खरसावां के बाजार में एक स्मारक बना है। कुछ लोग इसे राज्य का राजनीतिक तीर्थ स्थल भी कहते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ें। कहानी सुनाते हैं। रामलाल एक गरीब मजदूर है और एक शहर के पास रहता है। नए साल में इसके घर में खुशियां आने वाली थीं क्योंकि इसके परिवार में एक सदस्य और जुड़ने वाला था। रात में पत्नी को लेबर पेन शुरू हुआ, तबीयत बिगड़ने लगी। रामलाल घबरा गया और बीवी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए साधन तलाशने लगा। वो सड़कों पर पहुंचा तो उसने देखा कि कोई भी वाहन नहीं चल रहा। काफी देर इधर उधर भटकने के बाद भी उसको कोई साधन नहीं मिला। रामलाल किसी मित्र की मोटरसाइकिल से पत्नी को ले जाने का प्रयास करता है, लेकिन उसको कहीं भी पेट्रोल नहीं मिला। इन सब के चलते पत्नी को सही समय पर इलाज नहीं मिल पाया और बच्चा और मां दोनों की दुखद मृत्यु हो गई। आपने भी पिछले 1-2 दिनों से नोटिस किया होगा कि शहरों में परिवहन ठप है और पेट्रोल पंपों में लंबी लाइनें लगी हैं। दरअसल 1 जनवरी से पूरे देश में परिवहन हड़ताल है। एक कानून के नए प्रावधानों के विरोध में देश भर में ट्रक ड्राइवरों ने वाहन चलाने से मना कर दिया है। इस हड़ताल से पूरे देश में पेट्रोल, डीजल जैसे बेहद जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हो गई है। कई राज्यों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग गई हैं और कई राज्यों में पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं। फल, सब्जी, दूध जैसी डेली नीड के सामान भी नहीं मिल रहे। बसों के न चलने से यात्री परेशान हैं और बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कुल मिलाकर लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। आइए समझते हैं कि ये नए नियम क्या हैं और ड्राइवर नए नियमों का विरोध क्यों कर रहे हैं। दरअसल सरकार द्वारा औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता लाया जा रहा है। हिट एंड रन मामलों के लिए भारतीय न्याय संहिता में कड़ी सजा का प्रावधान पेश किया गया है। नए कानून के तहत जो ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चलाकर गंभीर सड़क दुर्घटना का कारण बनते हैं और पुलिस या प्रशासन के किसी अधिकारी को सूचित किए बिना भाग जाते हैं, उन्हें 10 साल तक की सजा या 7 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। इन्हीं कड़े प्रावधानों के चलते ड्राइवरों में आक्रोश है। ड्राइवरों की मांग है कि इन्हें वापस लिया जाए। देश के ट्रांसपोर्टर भी इनके समर्थन में हैं। निजी परिवहन ऑपरेटर्स का कहना है कि यह कानून ड्राइवरों को हतोत्साहित करता है और उन्हें अनुचित दंड का सामना करना पड़ सकता है। ड्राइवरों के मुताबिक अगर सड़क हादसा होता है और ड्राइवर अगर वहीं रुक जाते हैं और सहायता करने की कोशिश करते हैं तो भीड़ उन्हें पकड़कर मार डालती है। यह ड्राइवरों के लिए एक बड़ी समस्या है। इसलिए ड्राइवरों के पास हादसा होने के बाद भागने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता। हालांकि बहुत से केस में ड्राइवर बाद में पुलिस के पास जाकर सरेंडर भी कर देते हैं। लेकिन फिलहाल इस कानून से देश भर के ड्राइवरों में नाराजगी है। यह प्रस्तावित कानून आगामी 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं। इसरो ने नए साल के पहले दिन एक नया रिकॉर्ड कायम करके देशवासियों को नए साल का तोहफा दे दिया है। यहां बात हो रही है भारत के पहले पोलरिमेट्री मिशन एक्सरे पोलरिमीटर सैटेलाइट यानी एक्सपोसैट की। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने श्रीहरिकोटा से एक्सपोसैट को लॉन्च करके पृथ्वी से 650 किलोमीटर ऊपर गोलाकार कक्षा में स्थापित किया। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का दूसरा देश बन गया है। एक्सपोसैट दुनिया का दूसरा उपग्रह आधारित मिशन है जो एक्सरे पोलरिमेट्री मापने के लिए समर्पित है। इसके पहले अमेरिका ने 2021 में ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए एक ऐसा ही मिशन लॉन्च किया था। एक्सपोसैट में 2 विशेष पेलोड शामिल हैं, जिनमें भारतीय एक्सरे पोलरिमीटर पॉलिक्स और एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइमिंग शामिल हैं। इन्हें बेंगलुरु में स्थित रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट और UR राव सैटेलाइट सेंटर द्वारा बनाया गया है। आपको बता दें एक्सपोसैट
सैटेलाइट फोटोन और उसके ध्रुवीकरण के जरिए ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार जैसे आकाशीय पिंडों के रहस्यों पर शोध करने वाला है। भारत वैसे भी हमेशा कम खर्चे में अधिक चर्चे की फिलॉसफी पर विश्वास करता है। आपको बता दें कि इसरो के एक्सपोसेट की लागत लगभग $30 मिलियन है और यह मिशन 5 सालों तक सक्रिय रहेगा। वहीं अमेरिका के इसी सैटेलाइट की लागत $188 मिलियन आई थी और इसके काम करने का समय केवल 2 साल था। इस एक्सपोसेट में एक और कमाल की चीज देखने को मिली है। एक्सपोसेट का एक पेलोड केरल के लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन के स्टूडेंट ने बनाया है। इसरो ने कहा कि यह पहला ऐसा सैटेलाइट है जिसे केवल महिलाओं ने बनाया है। इसरो इसको ओनली वुमेन सैटेलाइट कह रहा है। हाल ही में UAPA अधिनियम चर्चा में आया है। दरअसल पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को केंद्र सरकार ने हाल ही में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के तहत नामित आतंकवादी घोषित किया है। चलिए समझते हैं UAPA आखिर क्या है। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी UAPA को आतंकी गतिविधियों की रोकथाम के लिए लाया गया था। UAPA को 1967 में लाया गया था। यह कानून संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत दिए गए मौलिक अधिकार पर तर्कसंगत सीमाएं लगाने के लिए बनाया गया था। UAPA के मकसद की बात करें तो इसका मकसद भारत की अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देने वाली हरकतों पर रोक लगाने के लिए सरकार को ज्यादा अधिकार देना था। UAPA को विशेष हालात में लागू किया जा सकता है। इस समय भारत में UAPA अकेला कानून है जो गैरकानूनी और आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों पर लागू होता है। दरअसल कई ऐसे अपराध थे जिनका IPC में किसी भी प्रकार का जिक्र नहीं था, इसलिए 1967 में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की जरूरत महसूस हुई। इसके बाद UAPA लाया गया। UAPA गैर कानूनी और आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों, आतंकवादी गठजोड़ और आतंकवादी संगठनों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। देखिए, भारत की दूसरे किसी भी कानून में आतंकवादी शब्दों को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन UAPA आतंकवादी कृत्य को परिभाषित करता है। UAPA की धारा 15 के मुताबिक भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा या संप्रभुता को संकट में डालने या फिर संकट में डालने की आशंका के इरादे से भारत में या विदेश में जनता या जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने या आतंक फैलाने की आशंका के इरादे से की गई गतिविधि आतंकवादी हरकत है। परिभाषा के मुताबिक इसमें बम धमाकों से लेकर जाली नोटों का कारोबार तक शामिल है। इसकी धारा 35 में सरकार को अधिकार दिया गया है कि सरकार किसी व्यक्ति या संगठन को आतंकवादी घोषित कर सकती है। हालांकि सरकार को इसके लिए गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम प्राधिकार के सामने अपने फैसले को सही ठहराना होता है। UAPA के तहत आतंकियों और आतंकी गतिविधियों में शामिल संदिग्ध लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। UAPA के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी संदिग्ध या आरोपी की संपत्ति जब्त और कुर्क कर सकती है। आपको बता दें कि देश में आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए 1967 में UAPA, 1987 में टाडा, 1999 में मकोका, 2002 में पोटा और 2003 में गुजकोका जैसे कानून लागू किए गए थे। आतंकी गतिविधियों से जुड़े पोटा और टाडा जैसे कानून खत्म करने के बाद 2019 में केंद्र सरकार ने UAPA में कई बदलाव किए। पहले भी इस कानून को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए इसमें बदलाव किए जा चुके हैं। अब तक UAPA में 6 बार संशोधन किए गए। UAPA के तहत संदेह होने भर से ही पुलिस या जांच एजेंसी किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर सकती है। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। हाल ही में ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने आंध्र प्रदेश के श्री मुखलिंगम मंदिर को विश्व धरोहर संरचनाओं की सूची में शामिल करने के लिए यूनेस्को भेजने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी का माना जाता है, जिसकी शुरुआत पूर्वी गंग राजवंश के राजा कामरानबा देव द्वितीय ने की थी। यह मंदिर कलिंग स्थापत्य शैली में बनाया गया है, जिसमें द्रविड़ वास्तुकला की झलक भी दिखाई देती है। यह मंदिर वंशधारा नदी के तट पर स्थित है और भगवान श्री मुखलिंगेश्वर को समर्पित है। वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी नीना सिंह ने हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला और इसी के साथ वे CISF की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी। CISF गृह मंत्रालय के अधीन एक विशेष भारतीय संघीय पुलिस एजेंसी है। यह प्रमुख राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे की रक्षा करने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। हाल ही में भारतीय संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी CISF को सौंपी गई थी। DRC यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में हुए राष्ट्रपति चुनावों में एक बार फिर से फेलिक्स सेसिकेडी को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। हाल ही में कांगो विस्थापन की खबरों के कारण भी चर्चा में रहा था। यह मध्य अफ्रीका में स्थित अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है।
किंशासा इसकी राजधानी है जो कांगो नदी के पास स्थित है। इसकी सीमा 9 देशों से लगती है जिसमें कांगो गणराज्य, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिण सूडान, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया और अंगोला शामिल हैं। एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन की शुरुआत आज राजस्थान से हुई। यह भारत और यूएई के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इस अभ्यास का मकसद शहरी अभियानों में श्रेष्ठ प्रक्रियाओं को साझा करना और उन्हें सीखकर पारस्परिकता को बढ़ावा देना है। आपको बता दें कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात का पहला संयुक्त वायुसेना अभ्यास सितंबर 2008 में अबू धाबी के अल धफरा बेस पर आयोजित किया गया था। हाल ही में अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर माइली ने ब्रिक्स में शामिल होने के निर्णय को वापस लिया है। दरअसल ब्रिक्स में शामिल होने का निर्णय अर्जेंटीना की पिछली सरकार का था। आपको बता दें कि अक्टूबर में रूस में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में खास तौर पर 5 संस्थापक देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के अलावा 5 नए देश संगठन में शामिल हो सकते हैं। इसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नाम शामिल हैं। चलिए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, आंध्र प्रदेश के श्री मुखलिंगम मंदिर के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह मंदिर कलिंग स्थापत्य शैली में बनाया गया है जिसमें द्रविड़ वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। यह मंदिर वंशधारा नदी के तट पर स्थित है। उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है, एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन किन देशों के बीच होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है? भारत और संयुक्त अरब अमीरात, भारत और मंगोलिया, भारत और सऊदी अरब या फिर भारत और मिस्र। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश? सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अगला सवाल था, पी नोट्स या फिर पार्टिसिपेटरी नोट्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पी नोट्स विदेशी निवेशकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वित्तीय उपकरण हैं। पी नोट्स को पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा जारी किया जाता है। सही विकल्प चुनना था। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे फिर से आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है और आज पूछे गए सवालों का जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नमस्कार।